कैसा था भारतीय राष्ट्र ध्वज का इतिहास और किसकी अभी कल्पना है तिरंगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज इलाका में। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है जो उसके एक स्वतंत्र देश होने का संकेत होता है। लेकिन किसी भी देश का राष्ट्र ध्वज यूं ही नहीं बन जाता, बल्कि उसके पीछे होते हैं कुछ तथ्य और इतिहास। जी हाँ, तो चलिए बताते हैं भारतीय राष्ट्र ध्वज के इतिहास के बारे में। यह जानना आपके लिए अत्यंत ही रोचक होगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से ही किन किन परिवर्तनों से गुजरा। सवाल तो यह भी है कि इसे हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम में खोजा गया या सिर्फ मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्र ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों में से गुजरा। देखा जाए तो एक रूप से यह भारत के राजनीतिक विकास को भी दर्शाता है। हमारे राष्ट्र ध्वज के विकास में कई ऐतिहासिक पड़ाव घटित हुए, कई बार झंडों में परिवर्तन होता रहा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारतीय राष्ट्र ध्वज के इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि भारत में सबसे पहला झंडा जफर ने 1857 में फहराया था। जी हाँ, साल 1857 में पहली बार हिंदुस्तान में आजादी की संगठित लड़ाई लड़ी गई, लेकिन सैनिकों की तरफ से हुए इस विद्रोह को बेरहमी से अंग्रेजों ने कुचल दिया। भारत के इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस्तेमाल किया गया था वह कुछ ऐसा दिखता था। इसमें हरे रंग की पृष्ठभूमि में एक चांद और कमल का पुष्प बना था और बताया जाता है कि इसे बहादुर शाह जफर ने फहराया था। दूसरा झंडा भगिनी निवेदिता का ध्वज था। साल 1904 से 1906 के बीच स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता, जो एक आयरिश मूल की महिला थी, उन्होंने एक ध्वज तैयार किया। बता दें कि इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला राष्ट्रीय ध्वज के नाम से जाना जाता है और बाद में इसे सिस्टर निवेदिता के ध्वज के नाम से भी जाना गया। इस झंडे में दो रंग शामिल थे, लाल और पीला। जहां लाल रंग का मतलब स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे संघर्ष से था, तो वहीं पीला रंग विजय का प्रतीक था। इस ध्वज पर बांग्ला भाषा में वंदे मातरम अर्थात वंदे मातरम लिखा था। इसमें एक वज्र की आकृति भी बनी हुई थी जो इंद्रदेव का अस्त्र माना जाता है। यह वज्र देश की शक्ति के रूप का प्रतीक था। तीसरा झंडा सूर्य चंद्र वाला कलकत्ता फ्लैग। जी हाँ, सिस्टर निवेदिता के झंडे के बाद साल 1906 में ही एक और गैर आधिकारिक झंडा अस्तित्व में आया। इस ध्वज में 3 क्षैतिज पट्टियां थीं, जिसके रंग क्रमशः हरा शीर्ष पर, पीला मध्य में और लाल सबसे नीचे था। ऊपर हरी पट्टी पर कमल के फूल बने हुए थे, मध्य में पीली पट्टी पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था और नीचे लाल पट्टी पर चांद और सूरज बने थे। यह ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साउथ फिल्म RRR में इसी झंडे को दर्शाया गया है। यह फिल्म उसी दौर की कहानी है। चौथा झंडा भिकाजी कामा का झंडा। यह ध्वज सन 1907 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में भिकाजी कामा ने कुछ निर्वासित क्रांतिकारियों के साथ यह ध्वज फहराया था। यह ध्वज कलकत्ता फ्लैग की तरह ही था, बस इसके रंग क्रमशः केसरिया, पीला और हरा थे। इस ध्वज की सबसे ऊपरी पट्टी पर कमल की जगह 7 सितारे लगे हुए थे, जिन्हें सप्तऋषियों का प्रतीक माना गया है। बता दें कि बर्लिन के सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी इसे फहराया गया था, इसलिए इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा गया है। पांचवा झंडा होम रूल फ्लैग सन 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया। तब डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस झंडे में ऊपर बाएं तरफ अंग्रेजों का ध्वज यूनियन जैक बना हुआ था, जबकि बाकी के झंडे में एक के बाद एक 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इस ध्वज में भी 7 सितारे लगे थे, जो सप्तऋषियों के प्रतीक बताए गए हैं, और इसके एक कोने में चांद तारा भी बना हुआ था। लेकिन यह झंडा लोगों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका। छठवां झंडा पिंगली वेंकैया का ध्वज। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान भारतीय तिरंगे का अभिकल्पक पिंगली वेंकैया को ही माना गया है। आपको बता दें कि वेंकैया एक कृषि वैज्ञानिक, एक सैनिक और इन सब से बढ़कर वह एक सच्चे देश प्रेमी थे। वेंकैया एक ऐसा ध्वज बनाना चाहते थे जो पूरे राष्ट्र को एकजुट करके उसे एक सूत्र में बांध दे। इसलिए इस आंध्र प्रदेश के युवक ने राष्ट्र ध्वज बनवाने का सुझाव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने रखा और गांधी जी ने उन्हें ही राष्ट्र ध्वज बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। फिर वेंकैया ने सन 1916 से 1921 तक लगभग 5 सालों कई देशों के झंडों का अध्ययन किया और अंत में साल 1921 में
विजयवाड़ा में हो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अपना बनाया हुआ झंडा गांधी जी के सामने प्रस्तुत किया। बता दें, इनके द्वारा बनाए गए इस झंडे में 2 रंग शामिल थे, लाल और हरा, जो 2 समुदायों के प्रतीक माने जाते हैं। लाल रंग हिंदुओं का और हरा रंग मुस्लिम समुदाय की ओर संकेत करता है और झंडे पर बना हुआ चरखा देश की आर्थिक उन्नति का प्रतीक था। लेकिन गांधी जी ने इस झंडे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि लाल हरा रंग केवल हिंदू मुस्लिम को ही प्रस्तुत करता है। ऐसे में इस झंडे को देश के बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। इसलिए गांधी जी ने इस झंडे में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया और कहा कि भारत के बाकी समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए इसमें शांति का प्रतीक सफेद रंग भी जोड़ दिया जाए। साथ ही इसमें राष्ट्र की प्रगति को दर्शाने के लिए एक चरखा भी लगा दिया जाए, जिससे झंडे की रूपरेखा क्रमशः सफेद, हरा और लाल रंग की पट्टियों पर चरखा स्थापित हुआ और यह चरखा तीनों पट्टियों को छूता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह झंडा आयरलैंड के झंडे से प्रेरित था, जो उस समय ब्रिटेन से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि इस झंडे को कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी, लेकिन यह भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में गिना जाता है। 7वां झंडा, जिसे वर्तमान झंडे का पूर्वज भी कहते हैं। सन 1931 राष्ट्रध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष रहा। जी हाँ, बता दें कि जो बहुत से लोग विजयवाड़ा के ध्वज से नाखुश थे। ऐसे में सन 1931 में पिंगली वेंकैया ने एक बार फिर 3 रंगों का इस्तेमाल करके एक नया ध्वज तैयार किया, जिसमें क्रमशः सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद और नीचे हरा रंग था। उसी समय झंडे की रूपरेखा तैयार करते वक्त जालंधर के हंसराज ने झंडे में चक्र का चिन्ह बनवाने का सुझाव दिया। तब वेंकैया ने झंडे की सफेद पट्टी के मध्य पर चरखे के साथ उसी में ही एक चक्र की आकृति उकेरी, जिसे प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में माना गया। फिर सन 1931 में कांग्रेस के कराची में हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में इस 3 रंग वाले ध्वज को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया और इस ध्वज को आधिकारिक रूप से भी मान्यता दे दी गई। इसके बाद इस ध्वज का प्रयोग कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन व सम्मेलन में किया जाने लगा तथा इसी ध्वज को सुभाष चंद्र की आजाद हिंद फौज ने भी अपनाया। 8वां झंडा, जो वर्तमान ध्वज की अंतिम रूपरेखा है। जी हाँ, सदियों के संघर्ष के बाद वह दिन भी आ ही गया जब भारत अंग्रेजों की अधीनता से संपूर्णतः आजाद होने वाला था। इसी बीच 22 जुलाई 1947 को आजाद भारत के भावी राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में गठित कमेटी ने स्वतंत्र भारत के नए राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी, जो कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। तो चलिए अब विस्तार से बताते हैं इस नए राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा के बारे में। आजाद भारत के इस नए राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा रखा गया, क्योंकि इस ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, जो क्रमशः सबसे ऊपर केसरिया रंग मौजूद है, जो भारत की शक्ति और साहस को दर्शाता है। मध्य में स्थित सफेद रंग शांति, एकता और सत्य का प्रतीक है। फिर सबसे नीचे गहरा हरा रंग, जो राष्ट्र की उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। और सफेद पट्टी पर बना अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र या विधि का चक्र भी कहते हैं, जो कि 3री शताब्दी में मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सारनाथ मंदिर के चतुर्मुख शेर के स्तंभ से लिया गया था। इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं, जिसे ध्वज पर गहरे नीले रंग से दर्शाया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि तिरंगे में अशोक चक्र लगाने का सुझाव वीर सावरकर ने दिया था, जिसे राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वीकार कर लिया था। तो अब बात करते हैं तिरंगे के आकार के बारे में। यह ध्वज एक रेक्टेंगल के आकार में है और बता दें कि तीनों पट्टियां समानुपात में हैं तथा ध्वज की लंबाई का अनुपात इसकी चौड़ाई के साथ 3:2 का है, मतलब 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा। और अशोक चक्र का डायमीटर या व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। तो कुछ ऐसा था हमारे राष्ट्र ध्वज का इतिहास, जिसमें कई संग्राम, कई संघर्ष और करीब 8 मर्तबा बदलाव देखने को मिला और कहीं तब जाकर मिला हमें हमारा गौरव तिरंगा, जो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्र ध्वज और आजाद भारत के प्रतीक के रूप में अपनाया गया और फिर इसे भारतीय गणतंत्र के द्वारा भी अपनाया गया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर भारतीय राष्ट्र ध्वज का इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज इलाका को। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।